इस समय हम हावड़ा के राही ट्रैक टेक्नोलॉजीज के कारखाने में मौजूद हैं और आपको हम दिखा रहे हैं कि ट्रैक के की जो नई टेक्नोलॉजीज है उसमें किस तरीके से राही काम कर रहा है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरटीटी के डायरेक्टर हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। राहुल जी, स्वागत है न्यूज स्टेशन में आपका। जी नमस्कार। यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि ट्रैक और खासतौर पर भारतीय रेलवे का ट्रैक बड़ी तेजी से बदल रहा है और स्पीड पर पूरी फोकस किया जा रहा है, सेफ्टी पर पूरा फोकस किया जा रहा है, तो आप लोग इस मामले में क्या कर रहे हैं? तो अब रेलवे जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो पहले जो रेलवे जिस स्पीड पोटेंशियल पे ट्रेनें चलाती थी, तो अब रेलवे सेमी हाई स्पीड की तरफ बढ़ रही है, जहाँ पे रेलवे 225 kmph की तरफ जा रही है। अब जब रोलिंग स्टॉक अपग्रेड किया जाता है तो उसके साथ ट्रैक स्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जितना कि रोलिंग स्टॉक का अपग्रेडेशन का होता है। तो अब रेलवे का फोकस ट्रैक स्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन पे है। एंड ट्रैक स्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, जैसे कि रेलवे पासनिंग सिस्टम, रेलवे टर्नआउट सिस्टम्स। तो राइट ट्रैक में हम यहाँ पे रेलवे टर्नआउट सिस्टम्स पे एंड सॉल्यूशंस पे फोकस करते हैं और हम लोग जो कर रहे हैं तो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के साथ हम मॉडर्न टर्नआउट्स बना रहे हैं। तो इसी डायरेक्शन में हमारा एक इनिशिएटिव है जो कि रेल एंड फोर्जिंग हमने इंट्रोड्यूस किया है आज से 6 साल पहले। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमने यूरोप से लाई है और यूरोप से ला के हमने इंडिजिनसली इसको एस्टैब्लिश किया है यहाँ पे। हम इंडिया के वन ऑफ द फर्स्ट मैन्युफैक्चरर्स थे जिन्होंने रेल एंड फोर्जिंग लगाई और रेल एंड फोर्जिंग टर्नआउट्स में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। राहुल जी, अगर हम रेल फोर्जिंग की बात करते हैं तो जरा हमारे दर्शकों को समझाइए रेल फोर्जिंग क्यों जरूरी है और क्या होती है। तो इंडियन रेलवे में जो पहले टर्नआउट यूज होती थी तो उसमें 60 kg के स्टैंडर्ड रेल्स यूज होते थे। मॉडर्न टर्नआउट्स जो यूज होते हैं वर्ल्ड ओवर, उसमें जो रेल्स यूज होती है वो थिकवेब रेल सेक्शन यूज होती है। बट थिकवेब रेल का जो सेक्शन होता है उसमें जो वेब की थिकनेस होती है वो नॉर्मल रेल से कहीं ज्यादा होती है। तो जो एडजॉइनिंग ट्रैक है, जो टर्नआउट्स के साथ एडजॉइनिंग ट्रैक जो होती है, तो उसके साथ इंटीग्रेट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो रेल्स जो टर्नआउट्स होती है तो टर्नआउट की रेल को उसकी रेल को फोर्जिंग करके हमें एडजॉइनिंग ट्रैक से जो लीड रेल है, लीड पोर्शन में हमें उसमें वेल्ड करना होता है। तो इस जो थिकवेब रेल जो इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें फोर्जिंग की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें क्या है कि बिना फोर्जिंग के वो ट्रैक ज्वाइन नहीं हो सकता है लीड रेल से। एंड थिकवेब रेल के जो एडवांटेजेस है, थिकवेब रेल की जो लाइफ है, इट इज नियरली 3 to 4 times एज कम्पेयर टू द नॉर्मल रेल। तो इस थिकवेब स्विचेस और थिकवेब टर्नआउट यूज करने से क्या होता है कि रेलवे की जो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है और लाइफ ऑफ टर्नआउट है वो कंसिडरेबली बढ़ जाती है। टर्नआउट की जो लाइफ है बढ़ जाती है, साथ ही साथ जो थिकवेब रेल फोर्जिंग की जो यहाँ बात की जा रही, किस तरीके से ये फोर्जिंग की जा रही है ये भी हम आपको दिखाएंगे। और इस फैक्ट्री में आप जिधर नजर डालेंगे उधर मशीनें काम कर रही हैं, लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ राहुल जी हैं। राहुल जी, एक और चीज मैं जानना चाह रहा था, जब एक तरीका होता है, मैंने देखा है कि रेलवे में कई जगह जब ट्रैक को जोड़ना होता है तो वहीं पर जो है जाके वेल्डिंग कर दी जाती है, तो वो वेल्डिंग और ये फोर्जिंग, इनमें दोनों में क्या फर्क है? ये तो दोनों ही अलग रिक्वायरमेंट है। वेल्डिंग की रिक्वायरमेंट तो इसके बाद भी टर्नआउट में वेल्डिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। बट जो आप नॉर्मल रेल को वेल्ड करते हैं तो नॉर्मल टर्नआउट्स की जो लाइफ होती है विद स्टैंडर्ड 60E1 जो रेल यूज होती है इंडियन रेलवे में, जो कन्वेंशनल टर्नआउट्स में, उसकी लाइफ बहुत कम होती है। तो फोर्जिंग के बाद भी वेल्डिंग की रिक्वायरमेंट वैसी ही रहती है जो पहले होती है। तो फोर्जिंग जो है वो सब्स्टिट्यूट नहीं है वेल्डिंग। फोर्जिंग सब्स्टिट्यूट नहीं है। और राहुल जी बहुत सी चीजें बता रहे हैं, चलिए देखते हैं किस तरीके से फोर्जिंग हो रही है और क्या किया जा रहा है। इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। आइए सीधा सीधा राहुल जी से समझते हैं कि आखिरकार ये जो मशीन है यहाँ पर, ये कौन सी मशीन है, क्या हो रहा है? तो ये रेल एंड फोर्जिंग मशीन है। इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि जो थिकवेब रेल सेक्शन है, थिकवेब रेल सेक्शन को हम मशीन पे लोड करते हैं और उसे इंडक्शन हार्डनिंग के द्वारा उसे हम हीटिंग करते हैं, जिस सेक्शन को हमें फोर्ज करना होता है। इंडियन रेलवे की रिक्वायरमेंट के अनुसार जो फोर्जिंग लेंथ है नियरली 700 to 800 मिलीमीटर की टोटल लेंथ होती है जो फोर्ज होती है।
तो हमें क्या करना पड़ता है कि 1 मीटर रेल लेंथ को जो है हमें अप्रोक्सीमेटली उसे हमें गर्म करना पड़ता है। और हीटिंग के बाद वहाँ पे इंडक्शन हीटिंग हमारा लगा हुआ है, इंडक्शन हीटिंग हीटिंग होके रेल अंदर चली जाती है फोर्जिंग मशीन में। तो यहाँ पर देखिए इंडक्शन के जरिए किस तरीके से रेल को गर्म किया जाता है, ये जो पटरी है किस तरीके से गर्म की जाती है और उसके बाद फोर्जिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो अलग तरीके से होता है। यहाँ पर जो पटरी है ये खास है, कुछ अलग है, डिफरेंट है। यही थिक वेब रेल है। इसमें जो वेब की थिकनेस है, अगर आप देखें तो वेब की थिकनेस है, जो नॉर्मल रेल है उसमें वेब थिकनेस 16 मिलीमीटर होती है, लेकिन इसकी जो वेब थिकनेस होती है उससे कहीं ज्यादा होती है। उसके कारण जो स्ट्रेंथ है इस रेल की नॉर्मल रेल से मच मच हायर है, और ये हायर होने के कारण इसमें मेंटेनेंस एंड जो लाइफ मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट कम रहती है एंड लाइफ मच मोर रहती है। ज्यादा दिनों तक ये रेल चलती है। और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इंडक्शन के जरिए किस तरीके से गर्म किया जाता है। एक तरीके से पटरी को काफी गर्म किया जाता है और उसके बाद फोर्जिंग की जाती है। तो राहुल जी यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पे बेसिकली रेल को हीटिंग करके हम फोर्जिंग मशीन में ले जा रहे हैं, एंड फोर्जिंग मशीन में मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, मल्टीपल स्टेप्स करके हम उसे फोर्जिंग फिनिशिंग करते हैं। तो फोर्जिंग करके फिर ये रेल बाहर आती है इस मशीन से, और उसके बाद जो प्रोसेस है वो एक मशीनिंग का प्रोसेस है, जो कि रेल मशीनिंग के तरफ चली जाती है। फिर रेल की मशीनिंग करने के बाद उसे क्वालिटी चेक करके उसे पास करके उसके बाद वो फर्दर फिनिश मशीनिंग में जाती है, जिससे कि टर्नआउट बनता है। अच्छा, रेल जो फोर्जिंग आपके यहाँ जो हो रही है और इस समय जो देश में अलग अलग जगहों पे चल रहा है, उन दोनों में तकनीक के हिसाब से कितना फर्क है? तो जो राही ने किया है, इसमें राही ने काफी ऑटोमेशन बिल्ड किया है ये पूरे प्रोसेस में। तो विदेश में जो पहले जिस तरह की फोर्जिंग हमने देखी थी, तो विदेश में हमने देखा कि काफी मैनुअली डाई को मूवमेंट एंड डाई का जो सेटिंग है वो काफी मैनुअली होती थी। बट राही ने क्या किया है कि राही ने अपने जो इंडिजिनस डेवलपमेंट और टेक्निकल डेवलपमेंट के साथ हमने ऑटोमेट कर दिया है पूरा डाई सिस्टम। तो हमारी पूरी डाई सिस्टम जो है वो ऑटोमेटेड है, जिसमें कि मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। उसके कारण क्या होता है कि फोर्जिंग में जो प्रिसिशन हमें चाहिए वो प्रिसिशन हम मेंटेन कर पाते हैं। फोर्जिंग में जो प्रिसीजन चाहिए, खास तौर पर देखिए किस तरीके से अब पटरी निकल रही है, तो यहाँ पर आप वो पूरा प्रोसेस देख सकते हैं कि किस तरीके से फोर्जिंग होकर निकल रही है। तो यहाँ पर जो तापमान है अगर हम उसकी बात करें तो कुछ उसके बारे में बताइए, किस तरीके से गर्म होती है? तो रेल 1200 डिग्री पे गर्म होती है तकरीबन, और जब फोर्जिंग होके बाहर आती है तो करीब 800 डिग्री 850 डिग्री के आसपास रेल टेम्परेचर रहता है। 1200 से जब बाहर निकलती है तो 800 850 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है। और यहाँ पर क्या चल रहा है, ये जो मशीन का एक हिस्सा है, ये जरा समझाइए हो क्या रहा है? ये जो मैंने कहा था आपको, ये ऑटोमेटेड डाई मूवमेंट सिस्टम है। इसमें जो डाइस है ये ऑटोमेटिकली मूव होती है, जो कि इंडियन रेलवे की रिक्वायरमेंट है कि इंडियन रेलवे ने कहा है कि ऑटोमेटेड सिस्टम चाहिए जिसमें मैनुअल इंटरवेंशन नहीं रहे प्लस प्रिसिशन रहे। उसी हिसाब से जो भी ये सिस्टम बनाया गया, ये डाई लिफ्ट है, तो डाई ऑटोमेटिकली थ्रू सीएनसी कंट्रोल सिस्टम के द्वारा वो पोजीशन लेती है, और एक एक करके ये 4 स्टेप में फोर्जिंग होता है। 4 स्टेप में फोर्ज होकर फिर मटेरियल कंप्लीट होता है एंड वो आगे बढ़ता है प्रोडक्शन। यहाँ पर आप देखिए ऑटोमेशन का ये कमाल है, और जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पर ऑटोमेशन है। तो यहाँ पर ऑटोमेशन भी आप देख सकते हैं, साथ ही साथ इसमें एक और चीज मैं देख रहा था, यहाँ पर जो काम चल रहा है, यहाँ एक ऑपरेटर है, साथ ही साथ यहाँ पर 1-2 लोग और हैं। तो इतने कम लोगों में और ये प्रिसीजन वाला काम, तो इसको चेक कैसे करते हैं? तो बेसिकली जो काम होता है इसमें 3 ही लोगों की जरूरत होती है इस मशीन को चलाने के लिए, एंड उसके बाद जब मटेरियल बाहर आता है तो क्वालिटी टीम होती है जो कि क्वालिटी चेक करती है, एंड हर एक मटेरियल में 100% इंस्पेक्शन होता है, बिकॉज ये बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है रेलवे के लिए। तो ईच एंड एवरी जो भी हमारा पीस निकलता है उसमें 100% जितने भी क्वालिटी चेक्स है वो हर एक पीस पे किया जाता है, और उसके बाद ही वो रेल आगे जाती है इन फाइनल प्रोडक्शन। यहाँ पर रेल फोर्जिंग का पूरा प्रोसेस हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इसकी फोर्जिंग की जाती है। और यहाँ पर मशीन को एक और एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर डाई आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसकी डाई है, और ये डाई ऑटोमेटिक तरीके से ऊपर नीचे होती है। अगर एक और चीज हम जानना चाह रहे थे, जो डाई जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसका आमतौर पर वजन कितना होता है? कि बड़ी भारी भरकम मशीन है जिससे जो है ये जो डाई होता है, ये डाई करीब 4 मेट्रिक टन का होता है, 4000 किलोग्राम का डाई होता है। और जो इसके साथ जो दूसरे डाइस जो मूवमेंट होती है, तो वो डाइस जो है तकरीबन 300 केजी की एक डाई होती है। तो डाई का काम क्या होता है, रोल क्या होता है?
तो डाई का जो रोल होता है कि जो रेल को हम गर्म कर रहे हैं तो उसको आकार जो देता है वो फाइनली डाई ही उसको आकार देता है। तो जो सारे डाइज है इसमें 3-4 डाई मिल के जो रेल को फॉर्मेशन देते हैं उससे फाइनल रेल का एक शेप चेंज होता है जिसको हम फोर्जिंग बोलते हैं। और वो फोर्जिंग करके फिर हम मशीनिंग में ले जाके फिर फाइनल प्रोडक्ट में लेके जाते हैं। यहाँ पर रेल फोर्जिंग के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस किया जा रहा है और राही ट्रैक टेक्नोलॉजीज किस तरीके से काम कर रहा है ये दिखाने के लिए हम यहाँ पश्चिम बंगाल के हावड़ा आए हुए हैं और आपको एक एक चीज दिखाएंगे कि किस तरीके से नया काम हो रहा है। सिद्धार्थ न्यूज स्टेशन, हावड़ा, पश्चिम बंगाल।